नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो आज मेरी अब्सेंट नहीं हुई है और आपको काफी दिन से व्याकरण जो है वो रुकी हुई थी, तो उसको सुचारू रूप से चलाना पड़ता है। और देखिए, वो कहता है ना कि जब तक आदमी को डर नहीं सताएगा और जब तक आदमी के मन में भय नहीं होगा, भय बिन प्रीत होए न गोपाला, तब तक वो काम नहीं करता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। जब हमने कल लाइव सेशन में ये बात की कि अब हमें शनिवार से लेकर नेक्स्ट शनिवार तक ईमानदारी से जो है वो लाइव रहना है, जो भी अपसेंट करेगा उसके सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। तो कल मैंने प्रश्नोत्तरी वाली क्लास थी और आज मैंने आपको वापस व्याकरण वाली क्लास जो है वो उपलब्ध करवा दी है। तो रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा भय था कि नहीं नहीं, स्टूडेंट क्या सोचेंगे, अल्ले सर अपने हमें सीख देते हैं और खुद भी आज लाइव नहीं है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और आना पड़ा नहीं, बल्कि मैं इच्छा से आया हूं। बहुत अच्छी क्लास दूंगा और मैंने आज इस क्लास पर कम से कम 1-1.5 घंटे मेहनत की है, कुछ अच्छे शब्द ऐड किए हैं। ऐसा अगर मान लो पिछली पीपीटी जैसे मैंने और भी चैनल पे पढ़ाया, तो वहां पे जो पीपीटी थी अगर एज इट इज वही रखूं तो आनंद नहीं आता, इसलिए मैंने कुछ अच्छे शब्दों का कलेक्शन भी किया है ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर, वंदे वाणी विनायको। तो चलिए, हाँ तो आप देख सकते हैं संधि। संधि अर्थात ये शब्द भी जो है वो टूटता है समधन धी। किस नियम के तहत? व्यंजन संधि के नियम के तहत। क्या है संधि? तो दो ध्वनियों, यहां से दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। अब मेल नहीं, बल्कि इसको और अच्छे से पढ़े तो दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या है? वो संधि है। उसे ही क्या बोलते हैं? हम संधि बोलेंगे। कैसे? जैसे अगर हम अ धन अ करेंगे तो इन दोनों के मिलने से जो एक संधि हुई, यानी जो विकार उत्पन्न हुआ, इस विकार को ही हमने क्या कह दिया? इस विकार को ही हमने कह दिया संधि। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे ही हम क्या बोल देते हैं? संधि बोल देते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए संधि के प्रकार, हम भेदों की बात नहीं कर रहे, संधि कितने टाइप से हो सकती है, यानी शब्द जो मिलते हैं उसमें कितने प्रकार के जो शब्द हैं या वर्ण हैं मिलेंगे, या यूं कहें, मैं इसको यूं बोलूं कि आखिर संधि में कितने प्रकार के विकार हो सकते हैं, संधि में कितने प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए आप, 6 प्रकार के विकार होते हैं। कैसे? या तो होता है जब स्वर में स्वर मिले, जैसे राम, तो इसमें क्या है? अ है और इसमें क्या है? अ है, और और अ मिलके जो है वो क्या बनेंगे? आ बनेंगे। तो इसका हमने क्या रामा होता है। तो एक तो विकार उत्पन्न होता है, स्वर में स्वर मिलकर एक विकार उत्पन्न होता है। दूसरा, कई बार आगे तो स्वर होगा पहला शब्द, लेकिन दूसरा व्यंजन होगा, जैसे आ और यहां हो गया छादन, तो यहां पे आच्छादन अर्थात आ में छादन, तो च का आगमन हो गया। इस तरह के और भी शब्द बहुत से मिलेंगे आपको, आच्छादन। इसके अलावा व्यंजन में व्यंजन मिलता है। क्या होता है व्यंजन में? व्यंजन, जैसे ये व्यंजन है त और ये है न, तो व्यंजन है दोनों, तो व्यंजन व्यंजन मिलकर एक विकार उत्पन्न करेंगे, तो उससे इनमें आपस में क्रॉस होगा और उससे जो त है वो न में बदल जाएगा। ये किस नियम के तहत होगा वो हम व्यंजन संधि में देखेंगे। जगन्नाथ। फिर आता है प्रथम शब्द व्यंजन होगा, दूसरा शब्द स्वर होगा, तो क्या होगा? तो अगर व्यंजन प्रथम शब्द है और स्वर बाद में आ गया, तो ये तो नियम है कि स्वर यानी मात्रा, मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद ही लगती है। तो अगर व्यंजन होगा, स्वर आएगा बाद में, तो वो उसमें मिल जाएगा। जैसे जगत, और अब एक विकार अलग होता है कि त का जो है वो द हो जाएगा और स्वर उसमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जगदीश हो जाएगा। फिर होता है, तो कुल मिला के देखिए, व्यंजन संधि में 2 टाइप के विकार होते हैं, स्वर संधि में भी 2 टाइप के विकार होते हैं, और विसर्ग संधि में भी कितने टाइप के विकार होते हैं? 2 टाइप के विकार होते हैं। विसर्ग में स्वर होगा तब क्या होगा? मनः अनुकूल, तो क्या हो जाएगा? किस तरह परिवर्तन हुआ? मनोनुकूल। कैसे हुआ सर ये? क्या वास्तव में मनोनुकूल होगा या मनः अनुकूल होगा? तो सर ये बताओ। तो ये विसर्ग संधि आएगी तब हम इसकी बात करेंगे। फिर आता है विसर्ग में जब व्यंजन आ जाता है तब मनः धन हर, तो फिर ये विसर्ग जो है इसका ओ क्यों कैसे हो गया, मनोहर कैसे हो गया, तो ये हम विसर्ग संधि आएगी तब बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि भाई 6 प्रकार के विकार संधि में होते हैं और उन विकारों से कुछ परिवर्तन भी होते हैं। अब देखिए
स्वर संधि के प्रकार, या इसमें हम ये बात करें भेद, संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, कौन सी संधि पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये क्या है कि एक रिवीजन हो रहा है आपका, क्योंकि संधि एक संधि है या समास है, ये ऐसे टॉपिक है जो हम बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, और इनमें जो शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी कोई इतने हार्ड एंड फास्ट या मतलब टफ शब्द नहीं पूछे जाते हैं। ये क्या है कि प्रैक्टिस का खेल है, मात्रा की हल्की सी गलती हुई और सारा खेल खत्म हुआ। तो आपको, आपके लिए प्रैक्टिस का खेल होता है। दूसरा भेद हो जाएगा गुण स्वर संधि। कौन सा हो जाएगा? गुण स्वर संधि। तीसरा जो भेद हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। चौथा जो भेद हो जाएगा वो हो जाएगा यण स्वर संधि। और जो पांचवा भेद हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा अयादी संधि, जिसे जो अपने हरदेव, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं, हरदेव बारी है क्या? अयादी संधि, अयादी संधि। तो ये 5 संधियां हम पढ़ेंगे स्वर संधि में। व्यंजन संधि में देखिए नियम है कि क्या पढ़ेंगे हम? नियम है, और मैं आपको लगभग इसमें 1 से लेकर 15 नियम में व्यंजन संधि करवाऊंगा, और उसके बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हालांकि संस्कृत में जब आप पढ़ते हो तो कई बार कुछ संधियों के नाम है, सचुत्व संधि है ना, अष्टुत्व संधि, इस तरह से नाम होते हैं, लेकिन हमें हिंदी में इतनी आवश्यकता नहीं है, हम तो नियम के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि भी टोटल है वो 7 से 8 नियम हम पढ़ेंगे और उन नियमों के तहत हम जो है विसर्ग संधि को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। स्वर का मतलब ही ये हो गया कि आ ई, है ना, ये जो स्वर है इनमें वही सेम आ ई मिला के ये हुआ कि स्वर में स्वर जब मिलेगा, स्वर संधि का नियम है कि दोनों तरफ, प्लस के दोनों तरफ जो है वो स्वर ही रहेंगे, वो स्वर संधि होगी। जैसे 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, या 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, वह वहां स्वर संधि होती है। जैसे हमने 3 उदाहरण लिख रखे हैं, राजेश, देवशांत और महीश। तो यहां पे देखिए राजेश शब्द को जब हम टुकड़े करते हैं तो शब्द आता है राजा धन ईश। तो यहां मेन चीज आपको समझने लायक क्या चीज है, ये तो आपको सबको टुकड़ा पता है, तो सर इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि आप में से कईयों के दिमाग में ये भी तो आ सकता था कि सर यहां राजा की जगह सर राज क्यों नहीं हो सकता, हम राज प्लस ईश भी तो कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि एक चीज मान के चले कि जब भी आप संधि कर रहे हैं तो इससे पहले और इसके बाद में ये पूर्व शब्द और ये उत्तर शब्द है ना, ये पूर्व और उत्तर, ये पूर्व और उत्तर दोनों शब्दों का अर्थ होना जरूरी है। दोनों शब्दों का इन दोनों से मिलकर जो एक शब्द बनेगा, जो भी शब्द बनेगा, इन दोनों का उससे मैच करना बहुत जरूरी है। तो सर बहुत से शब्द होते हैं जो मैच नहीं करते हैं। देखिए हमें उन शब्दों का अर्थ पता नहीं होता है, इस कारण से हमें लगता है ऐसा कोई शब्द थोड़ी होता है, जबकि ऐसा शब्द होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, हम अक्सर एक बोलते हैं, जैसे किसी की आदत होती है हर बात में कोई बात बोलते हैं, जैसे खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो पी के, चलो आ जाओ मेरे साथ पी के, तो बार बार पी के बोल रहा है। समझ रहे हो बात? आप समझ गए होंगे मैं क्या कर। तो वो शब्द कौन सा होता है? किसी की आदत होती है हर बात में एक शब्द बोलेगा, उस शब्द को क्या कहते हैं? कमेंट करके बता सकते हो? एक बार बताओ देखें क्या बोलते हैं उसे। बिल्कुल आपने कमेंट कर दिया होगा सर तकिया कलाम बोल दिया, तो आपने क्या बोला? तकिया कलाम, कि सर ये इसका तकिया कलाम है। देखो ना तो कोई तकिया होता है ना कोई कलाम होता है। शब्द क्या होता है? शब्द होता है तकुआ कलाम। क्या होता है शब्द? तकुआ कलाम शब्द होता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? तकिया कलाम। तकिया मारवाड़ी का सिरा थे देवण ने काम आवे, बाकी तकियो कठे काम गोना है। तो कुल मिला के तकिया तो किया कुछ नहीं होता, तकुआ कलाम होता है। तो अब हमें पता नहीं है, तो इसी तरह से जो पूर्व और उत्तर पद में शब्द होते हैं उनका अर्थ हमें पता नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि शायद ऐसा हो गए। वही मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे स्टार्टिंग में एक शब्द था, हम शब्दों को तोड़ मरोड़ के बहुत आगे ले आए, है ना। गर्त, गर्त से हमने बनाया गड्ढा, गड्ढे से हमने बनाया खड्डा, खड्डे से हमने आजकल बना दिया
खाड़ा है ना, और खाड़े से आज अब आप में से कई सुना होगा कि अगर आगे मत जाना, आगे दरड़ा है ना। अब बताओ कहां से चले थे, एक अच्छे शब्द से चले थे और कहां तक आ चुके हो, दरड़े तक तो आ चुके हो, पता नहीं आगे कहां कहां तक जाओगे। तो हमें ये हमारी क्रिएटिविटी है, बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी है। तो बात आप समझ गए होंगे कि सर समझ गए, अब तो एकदम अच्छे से समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्व और उत्तर दोनों पद जो हैं उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है ना। ठीक है, तो राजा ही होगा, राजा धनीस राजेश शब्द बनेगा। अब आगे इसमें देखो, राजा है तो यहां क्या है, आ है, और यहां क्या है, ई है। दोनों ही क्या है, स्वर है, दोनों ही स्वर है। और आ में ई मिला तो रिजल्ट क्या आया, ए, यानी विकार जो आया वो आया ए। तो कुल मिला के ये हो गई स्वर संधि। पूर्व और उत्तर में दोनों जगह स्वर होगा और स्वर मिलके एक विकार उत्पन्न करेंगे, तो ये स्वर संधि। ठीक ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो आप देख पा रहे हैं। वो एग्जांपल क्या है, जैसे दिवस धन अंत, दिवस धन अंत, तो इसमें सेम वही सिस्टम तो वही हुआ है ना। तो वो क्या हुआ, यहां स में क्या है, यहां अ है, और यहां क्या है, यहां भी अ ही तो हुआ, दोनों मिलके क्या बना, आ बना। तो बस दिवस दिवसांत हो गया, बस सिंपल सी बात। सेम ऐसे ही महिष है, तो महिष में क्या करना है आपको, महिष में सेम, अब मही और यहां आएगा ईश। अब यहां आपके मन में क्वेश्चन उठे कि सर यहां बड़ी ही क्यों आई, और सर यहां पर भी बड़ी ही क्यों आई, और दोनों मिलके बड़ी ही बनी। आपको इतना देखना है कि दोनों तरफ क्या है, स्वर है। अब ई क्यों आई, इसका आपको, आप में से कईयों को पता है, पहले क्लास देख रखी है तो, लेकिन अगर नहीं देख रखी है तो अभी हम नियम से करेंगे और आपको कुछ ऐसे नियम भी बताएंगे। ठीक है, अब हम स्वर संधि के जो प्रकार है, दीर्घ संधि, गुण संधि, तो आप सब जानते हैं कि दीर्घ में क्या होता है ना, गुण में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, यण में क्या होता है, अयादि में क्या होता है। यहां पर हम समय नष्ट करने के बजाय हम दीर्घ संधि के ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले स्वर संधि के जो विशेष रूप है उसमें से आप देखिए दीर्घ स्वर संधि। विशेष रूप तो क्या, ये तो नियम है, ये यहाँ लाइन नहीं आनी चाहिए थी, विशेष रूप तो आगे आते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ क्या, जब एक ही स्वर के दो रूप, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, एक ही स्वर के दो रूप, ये और ये है ना, ह्रस्व और दूसरा दीर्घ, दोनों रूप एक दूसरे के बाद आ जाए, चाहे कोई भी पहले कोई भी बाद में आ जाए, तो दोनों मिलकर एक विकार उत्पन्न करेंगे, और वो विकार हमेशा क्या बन जाएगा, अपने दीर्घ रूप में आएगा। वो किस रूप में आएगा, दीर्घ रूप में। बस इसीलिए इसका नाम पड़ गया दीर्घ रूप, यानी जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दीर्घ स्वर संधि। अब कैसे, यानी पूर्व पद में अ या आ, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आए, और बाद में अ या आ कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सीधा सीधा हो गया, अ में चाहे अ मिला तो भी आ बनेगा, अगर अ में आ बना तो भी आ बनेगा, अगर आ में अ बना तो भी आ बनेगा, और आ में आ मिला तो भी क्या बनेगा, तो भी आ बने। कुल मिला के बात वही हो गई कि प्लस से पहले अ या आ कोई भी हो, और प्लस के बाद अ या आ कोई भी हो, रिजल्ट क्या आएगा, आ आएगा, मतलब दीर्घ रूप आएगा। सेम ऐसे ई और ई, चाहे पहले इनमें से कोई आए बाद में इनमें से कोई आए, रिजल्ट क्या आएगा, दीर्घ। इसमें भी रिजल्ट क्या आएगा, दीर्घ। अब ये जो है री और री, ये हमारे हिंदी में इसका कोई उल्लेख मतलब नहीं है ज्यादा रोल, संस्कृत में फिर भी है। इसमें भी सेम नियम होता है कि इसमें इस तरह से ये बड़ी री होती है, मतलब बड़ी री होती है ना, आप में से कईयों को पता है, ये री है और बड़ी री होती है, एक रोटेट और होता है, मतलब यहां से एक एक्स्ट्रा और घुमाया हुआ होता है, तो ये बड़ी होती है। तो चाहे री छोटी चाहे बड़ी आ जाए, और चाहे यहां पर भी ये बड़ी आ जाए, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट बड़ी। लेकिन हमारी हिंदी में बड़ी री का कोई उल्लेख नहीं है, हमारी हिंदी में बड़ी री के न कोई शब्द है, इस कारण से इस नियम को हम ले लेते हैं अपवाद में। तो मुख्य रूप से ये तीन ही नियम होते हैं, अ आ के बाद अ आ, ई के बाद ई और उ के बाद उ आए, रिजल्ट आ ई और उ आएंगे। समझ गए बात आप? कैसे सर, हमें नहीं समझ आया, आप तो बढ़िया तरीके से बताओ। चलिए बढ़िया तरीके से अपन देखते हैं। तो यहां पे आप देखो कि उदाहरण
आ के बाद आए तो रिजल्ट क्या रहेगा, आ आएगा। सबसे पहले शब्द, आप शब्द देखो। एक तो दीर्घ संधि की बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, और वो ये लगती है कि किस मतलब दीर्घ संधि मतलब किसी शब्द में अगर हमें ऐसा लगे कि कोई दीर्घ वर्ण है, वहीं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बलाघात दिया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो वहीं से शब्द टूटता है। जैसे देवार्चन तो यहां से टूटेगा, देहांत यहां से टूटेगा, दैत्यारी यहां से टूटेगा, धनार्थी यहां से टूटेगा, धर्मार्थ यहां से टूटेगा, पराधीन, ठीक है, यहां से टूटेगा, परमाणु यहां से टूटेगा, परमार्थ यहां से टूटेगा, मतानुसार यहां से टूटेगा। तो पता लग जाता है कि शब्द टूटेगा कहां से, जहां पर बलाघात अधिक हुआ वहीं से शब्द क्या होगा, टूटेगा। अब जब हमने इसे देखा तो आपको तोड़ना है, तो अब क्या करना है, दो चीज देखनी है। आप जानते हैं कि भाई इससे पहले अ या आएगा और उसके बाद भी अ आएगा, तो ये तो कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन आप जब तोड़ोगे, जैसे देवार्चन, तो क्या हो जाएगा, देव और अर्चन। बस अब मुझे बताओ, क्या आप ये कर सकते हो क्या, देवा और अर्चन, देवा और सर देवा भी तो हो सकता है ना, सर देवा नाम होता है, नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, इसका जो है वो देव प्लस अर्चन, देवार्चन रहेगा। अब यहां आप अर्चना भी नहीं कर सकते कि देवार्चना, नहीं, अर्चन, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाना है ही नहीं, शब्द है, यहां से टूटेगा। अब यहां वर्ग में क्या, यहां क्या है, दोनों मिलके आ बन गए, बस। देहांत, तो अब आप मुझे बताया, आप लोग फटाफट तोड़ रहे होंगे, तो देह प्लस अंत, ये तो साहब देहांत हो गया। अब आप क्या यहां पे देहा करोगे, तो नहीं करेंगे सर, देह होता है और अंत शब्द होता है, ठीक है। यहां दैत्य और अरि, ये लो साहब दैत्यारी हो गया नहीं हुआ, बिल्कुल। तो दैत्य शब्द होता है, अरि शब्द दैत्यारी बन गया। तो आप दैत्या थोड़ी करोगे, नहीं करेंगे, आपको खुद को पता लग जाएगा। धनार्थी है तो धन, धन अर्थी, धन प्लस अर्थी, धनार्थी। अब यहां धना करोगे, नहीं करोगे। क्या यहां आर्थी करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो। जैसे धर्म प्लस अर्थ, तो यहां धर्मा करोगे क्या, नहीं करोगे, धर्मार्थ में धर्म। सेम ऐसे ही पराधीन में पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन। अब ये शब्द आपका कितना अच्छा शब्द है, पेपर में आपको इस टाइप के शब्द पूछते हैं और हम लोग क्या कठिन पे चले जाते हैं। कठिन, कठिन पे मत जाओ। जैसे अभी हम संधि में आगे करेंगे, जैसे एक शब्द आता है अहरह, और लोग कहते हैं इसका संधि विच्छेद करके बताओ। हम सोचते हैं ये तो कहां से टूटेगा, अहरह। अब इसका जो व्यंजन संधि पढ़ते हैं तब अहन धन अहन, इस प्रकार से होता है, अहन धन अहन, फिर अहरह बनता है। ये शब्द पेपर में थोड़ी पूछे जाते हैं, जिंदगी में नहीं पूछा गया पेपर में। ये शब्द सिर्फ अड़ाने के लिए होते हैं कि कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा हो, कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो और वो कहे कि नहीं संधि मेरे तैयार है, तो उसको ऐसा शब्द देकर उसको डिमोरलाइज करना, डिमोटिवेट करना। मैं अक्सर देखता हूं ग्रुप्स बने हुए होते हैं, आप भी कईयों में ऐड होंगे, ग्रुप्स बने होते हैं, कुछ बड़े स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन होते हैं कोई पुराने पेपर के। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या होती है, किसी गाइड से, किसी भी गाइड से वो फोटो खींचते हैं जिसमें उत्तर साफ लगा होता है और वो ग्रुप के अंदर डाल देते हैं और डाल के अपना डाटा ऑफ करके अपने पढ़ने लग जाते हैं। अब बाकी स्टूडेंट उस पर चर्चा करते रहते हैं, इसमें तो ये होगा, ये देखो इसका प्रमाण, ये कुछ लोग प्रमाण भेजने में लगते हैं, देखो इसमें ये लिखा हुआ है, फलान जी नहीं बताए। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है। 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, एग्जाम के टाइम में वो किस प्रकार से जो अश्लील किताबें होती है वो लड़कों के रूम में अंदर डाल देता है और खुद पढ़ने लग जाता है, देखिए ना। ये एक सिस्टम है कि मतलब आप जब सही ढंग से चल रहे होते हैं ना, तो आपको डिस्टर्बेंस करने का, और स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना वो कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, वो पढ़ता है तब ग्रुप बंद कर पूरा के पढ़ता है। तो आप लोग इन कठिन में मत जाओ, ये अच्छा है। कैसे अच्छा है, यह शब्द आपको उपसर्ग वगैरह में पूछा जाएगा, तो पूछा जा सकता है कि भाई इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो वहां पे मतलब परा उपसर्ग या पर उपसर्ग में कंफ्यूज किया जाएगा। तो पर प्लस अधीन होता है, अगर आपका दिमाग में टुकड़ा है तो आप तुरंत कह दोगे साहब इसमें पर उपसर्ग हो गया, समझ रहे हो बात आप। और वैसे पर का अर्थ दूसरा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हो। अब जैसे परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु शब्द में क्या हो जाएगा, परम प्लस अणु हो जाएगा, समझ गए। अब यहां परा नहीं हो सकता कि भाई परा मतलब दूसरा, नहीं, पर प्लस अधीन, ठीक है। परमाणु परम धन अणु, परमार्थ का परम धन अर्थ, ठीक है। अब यहां परमा नहीं कर सकते। मतानुसार है तो मत धन अनुसार। अब देखो ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होती है। मैं आपको 2010 की बात बताऊं, 2010 वो वर्ष है जब मैंने पहली बार पटवारी की तैयारी की थी।
ठीक है, पहली बार पटवारी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 12th पास होने के बाद बेरोजगारी से मिटने के लिए हम कोई ना कोई वैकेंसी ढूंढते हैं, तो 2010 में पटवारी, उस वक्त मैंने पटवारी तैयारी की, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, पेपर बहुत टफ आया था उस वक्त, मुझे याद है 53% कट ऑफ रही थी, जिसमें अधिकांश आरएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। सबसे अच्छी बात क्या रही, इस 2010 में जब मैंने पहली बार संधि की, तब मुझे पता लगा कि अच्छा संधि को ढंग से इस तरह से पढ़ना होता। तब मुझे पता लगा, इससे पहले तो मुझे संधि आती ही नहीं थी, यानी 2010 वो सन है जब मैंने बीएड की थी, यानी बीएड से पहले मुझे संधि नहीं आती थी। बीएड से तो क्यों नहीं आती थी, क्योंकि समय ही नहीं दिया। ऐसे सोचते हैं हाँ ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं, सरल से सरल टॉपिक भी समय मांगता है, समय तो देना पड़ेगा, समय नहीं दोगे तो आप आराम से पिछड़ जाओगे, वो एक सरल सा सरल शब्द भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम अब और उदाहरण देखो, मैंने कहा ना आज मैंने नए उदाहरण ऐड किए हैं। वीरांगना, तो अब जैसे इसमें है वीर, टूटेगा कहां से, देखो सबसे पहले टूटेगा कहां से, वीरांगना, तो वीर धन अब अंगना। अब यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए जो ऑप्शन होंगे, वहां पे हो सकता है आपको इस तरह से भी दिया हो, या वहां पे हो सकता है आंगना भी दे दे, है ना, तो कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान है कि अंगना, वीर धन अंगना, अंगना यानी स्त्री, तो वीरांगना, वीर स्त्री को वीरांगना कहा गया है ना। वीरांगना, वीर की स्त्री, वीर स्त्री। वेदांत, तो अब यहां वेदा थोड़ी होगा, वेद प्लस अंत, वेदांत। शरणार्थी, तो क्या हो जाएगा, शरण धन अर्थी। मतलब इस प्रकार से संधि आ जानी चाहिए कि शब्द देखते ही टुकड़ा दिमाग में, शब्द की जगह टुकड़ा है। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जहां करवाया जाता है, जिनको आजकल तो इतना ट्रेंड नहीं है, पर एक समय बहुत अच्छा ट्रेंड आया था स्पीकिंग क्लासेस का, उस समय वो इस प्रकार से मेंटलिटी तैयार करते थे कि आपको अगर प्यास भी लग रही है तो आपके माइंड में अरे यार कोई पानी पिला दे, नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार कोई वाटर पिला दे। मतलब वो आपकी सोच को इस हिसाब से ढालते थे कि आप सोचो भी इंग्लिश में कि मुझे सेब नहीं खानी, मुझे एप्पल खानी। ये इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो बच्चों को इंग्लिश, तो क्या करते हैं वो, मम्मा मुझे एप्पल चाहिए, वो सेब नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको 6 घंटे के अंदर इस तरह से उनको माइंड को मतलब वॉश किया जाता है कि वो सोचने भी फिर इंग्लिश में लग जाते हैं, है ना, यानी वो संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो अपने तो एप्पल ही सोचना है, कहने का मतलब, तो आपके दिमाग में टुकड़ा आना चाहिए उस शब्द का, कि तोड़ना है क्या सीधा। जैसे ही उसने कहा शस्त्रा शस्त्र, तो दिमाग में क्या चलना चाहिए, शस्त्र धन। अब बात आई कि शस्त्रा शस्त्र, तो टूटेगा यहां से, टूटेगा। अब शस्त्र धन क्या आ जाएगा वापस, त्र में क्या अ, तो हो जाएगा अस्त्र। तो अब ये अच्छा शब्द है, मतलब ये है पेपर में आने वाले शब्द, ये है पेपर में आने वाले शब्द। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कठिन शब्दों की ओर जाने का प्रयास करते हैं, कठिन की ओर नहीं अच्छे शब्दों की ओर जाओ। शास्त्रार्थ, तो क्या हो जाएगा, शास्त्र धन अर्थ, शास्त्रार्थ। सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी। सूर्यास्त, क्या हो जाएगा, सूर्य धन अस्त, है ना। ये सारा स्वार्थ, अब ये बहुत अच्छा शब्द है, स्वधन अर्थ होगा, ना कि स्वाधन अर्थ होगा। और स्वार्थी का क्या हो जाएगा, स्वधन अर्थी हो जाएगा। ये लो साहब, तो ये सारे कौन से, चाहे अ या आ आए, चाहे अ या आए, और बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, आ ही रिजल्ट निकलेगा, वो शब्द है। बात समझ आई, ठीक, बिल्कुल समझ आ गई सर। उसके बाद हम बात करते हैं अ या आ के बाद अ या सेम, और अच्छा एग्जाम्पल, और मैंने कहा ना एग्जाम्पल आज बहुत वो मारवाड़ी में दबा के एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। श्रद्धांजलि, तो ये बिंदी नहीं आएगी यहां पे, हाँ, तो अब आप जानते हैं श्रद्धांजलि, धा पे स्ट्रेस पड़ा, तो शब्द क्या हुआ, श्रद्धा, और क्या हो गया, अंजलि। ये लीजिए साहब। अब होगा क्या, मैं बताता हूं आपको, होगा क्या, स्टूडेंट के दिमाग में कई बार चलता है, वहां पे एक ऑप्शन ऐसा भी आपको मिल जाएगा जिसमें अंजलि इस तरह दे देंगे वो, और उस वक्त क्या होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। उस वक्त मतलब इतना, एक तो डर, कुछ डरे हुए होते हैं स्टूडेंट कि वो देखते हैं यार ये तो अजीब सा लग रहा है, अंजलि, अंजलि तो ऐसा आएगा। वो ये नहीं सोचते हैं कि अरे अंजलि जो है इसमें हमें यहां चेंज करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ यहां पे ये, हमें तो इतने पे ध्यान देना है, हमें इनके पीछे वाले शब्दों पर, ये स्वर संधि है, स्वर संधि में पीछे वाले शब्दों पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन कहता है ना कि जहां सब गड़बड़ होना होता है तो हम होम करते, हाथ जलते, हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सही करना चाहते हैं सवाल, लेकिन पता नहीं कैसे गलत हो जाते हैं। 4-5 सवाल तो ऐसे होते हैं जो आते हैं, आते हुए भी गलत हो जाते हैं,
और ये वास्तव में क्यों होता है, आपने कभी सोचा है क्या कि सर आते ये सबकी प्रॉब्लम है, आप में से इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसकी भी यही प्रॉब्लम है कि प्रश्न आ रहा है गलत हो गया। मुझे याद है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके का पेपर हुआ था, उसमें मैंने रिचा मैडम ने जो करंट जीके वगैरह के नोट्स तैयार कर रखे थे, तो मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा भी नोट्स मुझे भी दो, मैं भी पेपर तो देख ही आऊँ, देखूँ तो सही तैयारी जैसी भी हुई। तो उन्होंने राइट लगा रखा था कि जैसलमेर में वो 16,000 करोड़ वर्ष पुराने कुछ जीवाश्म मिले ऐसा कुछ। अब वो राइट लगाया हुआ है, मैंने वो पढ़ा हुआ है और मैं पेपर में बैठा, वो क्वेश्चन वहां मिल गया मुझे, वो मिला और मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। अब बताओ, मुझे पता है, मैंने पढ़ के गया हूं, फिर भी पता नहीं, घर आया तो सोचा मैंने गलत कैसे कर दिया, मैं पढ़ के गया हूं। ये इस तरह की जो गलतियां है ना, ये क्यों होती है, मैं अपने पे इसलिए उदाहरण लेके बताता हूं ताकि आप ये नहीं सर आप हमें नीचा दिखा, तो मैं नीचा नहीं, मैं आपको मतलब एक मनोवैज्ञानिक बात कर रहा हूं। ये क्यों होता है, ये प्रैक्टिस की कमी के कारण। हम प्रैक्टिस नहीं करते और मेरा भी गलत नहीं होता, बशर्ते कब, अगर मैं मान लो 2-2.5 महीने तैयारी करता ना जीके की, तो मेरे भी अच्छे क्वेश्चन सही हो जाते, मेरे भी मान लो 30+ निकल जाते। ठीक है, अभी तो 25 ही, मेरा स्कोर 25 रहा था, लेकिन वो बात है कि मुझे पता है कि गलत हो जाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिला ही नहीं, फिर मैं अपने पेपर देना है। लेकिन एक आप लोग तो तैयारी कर रहे हो ना, चलो मैं तो पेपर में बैठता हूँ, मोस्टली हिंदी के लिए बैठता हूँ, लेकिन आप लोग तो बेरोजगारी से जूझ रहे हो, आपको तो तैयारी करनी है, आप तो सीरियसली तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए रिस्क नहीं है। आपके गलत होता है ना, वहां बहुत बड़ा नुकसान होता है। बात को समझे, एक तो प्रैक्टिस के लिए बैठना कि चलो बैठ जाते हैं, और एक वास्तव में नौकरी के लिए बैठना, बहुत बड़ा अंतर होता है। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मध्यांतर तो क्या हो जाएगा, मध्य धन अंतर। ठीक है, संकालु तो सिंपल सी बात है, संका धन आलू। अब मान लो जल्दबाजी में वहां पे क्या लिखा हुआ होगा, आलू में लू बड़ा होगा, और आप लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है वहां पे, और फिर सोचा अरे मैंने ये कैसे कर दिया, आलू में तो लू छोटा था, मैं तो बड़ा करके आ गया। और एग्जामिनर आपसे सिली मिस्टेक करवाता है, न कि वो आपको ना कठिन प्रश्न देकर डराता नहीं। कठिन प्रश्न तो मैं हमेशा बोलता हूं 150 प्रश्न के पेपर में से खींच के 10 से 15 हाबू आते हैं। ये 10 से 15 हाबू आते हैं जो प्रश्न खतरनाक होते हैं, जो आपको डराते हैं, और आपके 10-15 की जगह 35 के गलत करें। आप इन 10-15 हाबू से बच के रहो। आपके 135 प्रश्न का मैटर, तैयारी करने वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, वो 135 क्वेश्चन सही करने की हिम्मत करता है, वो उतनी की तैयारी करके भी जाता है। बात समझ रहे हो? तो आप, और 135 आप जानते हैं कि 75% का मतलब होता है 120 होता है, तो 15 क्वेश्चन और ज्यादा कर रहे हो, तो आप लोग 90% के करीब पेपर कर रहे हो। 90% तो कट ऑफ ही नहीं जाती है। समझदारी से काम करो, युद्ध रणनीति से जीते जाते हैं, जोश से कभी युद्ध नहीं जाते। जोश से लोग, सामने वाला जो होता है ना, वो गर्दन उतार लेता है और कुछ नहीं होता है। जोश मतलब जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, शंकाधन आलू। दयानंद तो दया धन आनंद, दया धन आनंद। मध्याहन मध्य धन अहन, मध्य धन अहन। शतांश शत धन अंश। दिनांक तो दिन धन अंक। अब देखो आप लोगों को भी मतलब मेरे से पहले कोशिश करनी चाहिए कि भाई मैं जो है शब्द को तोड़ूं। सार धन अंश। दीर्घायु तो क्या हो जाएगा, दीर्घ धन आयु। ये लीजिए साहब, हुए कि नहीं हुए? आराम से होंगे। मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है व्याकरण की, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी कि एक समय बीकानेर की ऑफलाइन कोचिंग जितनी भी है वो सब में मैं व्याकरण ही पढ़ाता था। लेकिन वो कहता ना कि सिर्फ एक छोटी सी बात कि व्याकरण तो हर कोई पढ़ा लेता है, साहित्य कोई पढ़ाए तब जाने। उसके बाद साहित्य में ऐसे उतरे कि आज मां सरस्वती की कृपा है, असीम कृपा है कि आप लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, तो वो साहित्य के कारण भी मिल रहा है। और आज साहित्य की मैंने एकमात्र हूं जिसने यूट्यूब पर पूरा निःशुल्क कोर्स पूरा रिकॉर्ड करके रख रखा है जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए। आप मतलब मेहनत के आगे वो है ना, मतलब मानव जब जोर लगाता है, सुन रखिए ना कविता दिनकर की। तो बस आप सोच लीजिए, जब इंसान अगर जोर लगाने पे आ गया और मतलब जिद करने पे आ गया कि अब मैं ये जीत के रहूंगा, मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, तो फिर सोच लीजिए संसार में नामुमकिन कुछ नहीं है। मैं नेपोलियन बोनापार्ट से बड़ा प्रभावित हूं। मेरे हिस्ट्री में भी एमए है और हिस्ट्री में भी मेरा अच्छी पकड़ थी। ये हिंदी में आ गया इसलिए, वरना मैं हिस्ट्री में जाता। तो मेरे दोनों में एमए है।
मैंने 12वीं के बाद नेपोलियन बोनापार्ट, बीसमार्क और गैरिबाल्डी, है ना, मैजिनी, इनको खूब अच्छे से पढ़ा है, बल्कि मैंने पूरी लेसन के लेसन याद कर रखे थे 12th क्लास के अंदर। तो उस वक्त मैंने नेपोलियन बोनापार्ट से तो मैं इतना ज्यादा प्रभावित हूं शायद कि मतलब ठीक है वाटरलू के युद्ध में वो हार गया था, लेकिन उस आदमी ने विश्व के जो टॉप 6 कंट्रीज 5 कंट्रीज थी उनको धूल चटा दी थी एक बार के लिए। एक साधारण सा सैनिक था, किस प्रकार से एक विधवा से मतलब शादी करता है, सेनापति बनता है, राजा बनता है, पूरे मतलब ठीक है उसकी कुछ ऐसी भूले हुई, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, उसकी कुछ भूले हुई इतिहास में, जो भूले उसके लिए भारी पड़ गई, लेकिन आदमी में दम था। कुछ भी कहो, हार जीत होना अलग बात है, लेकिन सारा लड़ा मर्द की तरह था। वैसे ही होता है, आप अपनी जोश के साथ तैयारी करो, और अपने मतलब इतिहास में अपने देश में भी ऐसे बड़े बड़े योद्धा हैं, उनसे इंस्पायर हो। सोचो कि यार जब उन्होंने ये काम कर दिया, मैं हमेशा बिहार के मांझी का उदाहरण देता हूं, उस आदमी ने पहाड़ खोद दिया, उससे मुश्किल तो नहीं है। तो वो चीज रखो, हम कर सकते हैं यार, हम करके दिखाएंगे। हम 1000, मैं तो इस बार ये मेरा तो ये लक्ष्य, मेरे लिए तो ये पहाड़ है, और मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा, मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा, और मैं कहलाऊंगा कि इस प्लेटफॉर्म का मैं मांझी की तरह काम कर रहा हूं। जरूर थोड़ी हर कोई पहाड़ तोड़ने वाला ही मांझी हो। मांझी तो एक रूढ़ शब्द हो गया है, जो मेहनत करता है उसके लिए रूढ़ हो चुका है मांझी। समझ रहे हो बात आप? तो वही बात है, आपको इस 1000 में शामिल होना है, मुझे 1000 को सिलेक्शन देना है। देखते हैं, चलिए। तो ये तो थे आ। अब एक आता है कि सर ई वाले उदाहरण जो होते हैं कि सर कहां जो है मतलब प्लस से पहले कहां छोटी ई और कहां दीर्घ आएगी, और प्लस के बाद कहां छोटी और कहां दीर्घ आएगी, फिर रिजल्ट तो खैर आप सबको जानते हैं बड़ी। तो वो सर आप थोड़ा सा बताओ। तो इसके लिए मैंने 3 नियम बनाए थे जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। हाँ, कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वो जरूर बता सकते हैं, बाकी किसी किताब में नहीं लिखे मिलेंगे, लेकिन मैंने अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर रखा है। क्या कहता है कि अगर प्लस से पहले, बात हो रही है प्लस से पहले स्त्रीलिंग शब्द हो, क्या हो? अगर प्लस से पहले स्त्रीलिंग शब्द हो, पर ई के, तब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो वहां क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और अगर पुल्लिंग शब्द है, अगर पुल्लिंग शब्द है तो क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? ई। पुल्लिंग या फिर उपसर्ग है, या उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? ई। केवल स्त्रीलिंग शब्द हमेशा दीर्घ रूप में आता है। तो क्लियर हो गई बात? आप क्लियर हो गई ना कि ई और ई प्लस, अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है तब तो छोटी ही आएगी, और सॉरी पुल्लिंग या उपसर्ग है तब तो छोटी ही आएगी, और अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो दीर्घ ही आएगी। यह तो हुआ पहले का क्लियर। और प्लस के बाद ये जो शब्द हैं, इतने शब्द, ये हमेशा दीर्घ रूप में आते हैं, यानी ईश, इक्षक, इक्षा, ईश्वर, इक्षण, इप्सा। इनके अलावा कोई शब्द आता है तो उसमें ई क्या आएगी? छोटी आएगी। जैसे मान लो इंद्र आ गया, तो इंद्र में भी क्या आएगी? छोटी आएगी। बस इतना सा ध्यान रखो और सारा डाटा क्लियर। अब सर देखते हैं सर आपका नियम काम करता है। देखिए रविंद्र, सेम वही नियम है, यहां पर भी टूटेगा कहां से? वो देख लो, रविंद्र, गिरीश, अभिप्सा। आप जानते हैं कि दीर्घ रूप होती है, यानी शब्द में हमेशा दीर्घ ही होगी, अब तो छोटी ही होगी नहीं। धी, दी, देविच्छा। अब देखिए तोड़ते हैं, जब आप तोड़ोगे तो आपको रवि में ई छोटी लगानी पड़ेगी। बोला सर क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि साफ साफ बोल रखा है कि जब शब्द पुल्लिंग होगा तो ई छोटी आएगी। हाँ सर ये बात तो सही है, ठीक है। इंद्र में आपको ई छोटी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बड़ी ई तो सिर्फ इन 5-6 शब्दों में ही लगेगी, बाकी सब में छोटी लगेगी। तो रविंद्र। गिरीश, गिरी यानी पुल्लिंग शब्द है, ये लो छोटी ही लगा दिया। मतलब अब अक्सर लोग स्टूडेंट गिरी शब्द में भी क्या है, गलती कर बैठते हैं कि नहीं री छोटी होगी, अरे सीधा इतना देखो पुल्लिंग है ना, छोटी होगी। फिर है ईश, ईश में ई बड़ी होगी, आप जानते हैं कि ईश में ई बड़ी है। अभिप्सा, अब अभी में सर कौन सी मात्रा लगाए? सर अभी में तो भी बड़ी लगती है, लेकिन अभी उपसर्ग है, यहां पर क्या है? अभी उपसर्ग है, उपसर्ग में भी कैसी होगी? छोटी होगी। और इप्सा, इप्सा कैसा आता है? दीर्घ। ये लो साहब अभिप्सा हो गया। अधीक्षक, अधीक्षक में फिर से अधि आया, तो अधि उपसर्ग है, उपसर्ग है तो हमेशा छोटी लगेगी, ये लो लिखा हुआ है, उपसर्ग है तो छोटी। अधि। इक्षक, ये लो इक्षक कहां है? ये रहा, तो ये लो इक्षक हो गया, ठीक है। नदीश, अब देखो नदी में क्या आएगी? सर बड़ी ई मात्रा आएगी। क्यों? बोला सर स्त्रीलिंग है। बिल्कुल स्त्रीलिंग शब्द है तो ई कैसी आएगी? दीर्घ। तो नदी, और ये क्या हो गया? ईश, ईश हमेशा बताएगा।
देवीच्छा, तो देवी क्या है, स्त्रीलिंग है, ये लीजिए देवी। और इच्छा में ई छोटी आएगी, क्यों आएगी छोटी, क्योंकि हमने रट रखे हैं सर इन 5-6 शब्दों में ई बड़ी आती है, बाकी सब में छोटी आती है। बस हो गया काम खत्म। आप किसी चीज को इतना सरल बना दो, इतना सरल बना दो, है ना, कि मतलब लगे कि यार ऐसा ही पेपर आएगा क्या, फिर तो हम कर देंगे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सरल। अब मैं आपको संस्कृत के नियमों में उलझाऊं, दीर्घ संधि में संस्कृत का एक नियम होता है, फलाना नियम होता है, उस नियम से जो है ये होता है, आपको वो नियम बताने की ना तो जरूरत है ना कोई बात। ये सिर्फ मैं अगर इस तरह की बातें अगर लेकर आऊंगा तो मैं अपनी विद्वता को प्रदर्शित कर रहा हूं, और मेरी विद्वता बखान करने में नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया तो मेरी विद्वता अपने आप सामने आ जाएगी, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो चाहे मैं कितनी विद्वता कर लूं कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप तो बस सरल से सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास करो, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। चलिए और उदाहरण देखते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद बताओगे। तो बताओ, देखो मही, तो मही में बड़ी आएगी, बोला क्यों आएगी, तो सर क्योंकि ये मही यानी पृथ्वी स्त्रीलिंग है, और ईश, ये लीजिए साहब। सती में क्या आएगी, बोला सर बड़ी आएगी क्योंकि सती स्त्रीलिंग है, ये लो साहब, बात खत्म हो रही है ना। श्रीश, श्री यानी लक्ष्मी, बड़ी आएगी सर, ये लो ईश। देखो तीनों ईश आप जानते हैं बड़ा ही आता है वैसे भी, ठीक है। अतीत, अब की बार अच्छा शब्द है, अति सर उपसर्ग होता है, छोटी आएगी, वेरी गुड। और इत में क्या होगा सर, छोटी आएगी क्योंकि वो 5 ही शब्दों में 6 शब्दों में बड़ी आती है, इत अतीत। रजनी, रजनी रात्रि होती है, रात्रि स्त्रीलिंग, और ईश में क्या होगा, ये बड़ा, ये लीजिए। आनंद आया, ठीक है। प्रतीक में प्रति उपसर्ग होता है, ये लो साहब प्रति, और एक में सर छोटी आएगी क्योंकि उन 5-6 शब्दों में ही ये बड़ी आती है। कपीश्वर, सर कपी होता है बंदर, बंदर पुल्लिंग होता है, ये छोटी आएगी, और ईश्वर में ई बड़ी आएगी क्योंकि हमने पढ़ रखा है, ठीक है। महीश्वर में सर मही जो है पृथ्वी बड़ी आएगी, और ईश्वर में भी सर बड़ी आएगी, बात खत्म। संधि आपकी गलत नहीं होगी, बात खत्म, संधि आपकी गलत नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। आनंद आ रहा है क्लास में, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो सर बहुत ज्यादा आ रहा है। उम्मीद करता हूं मुझे पढ़ाने में आ रहा है आनंद, क्योंकि मैंने आज इस क्लास में मेहनत की है थोड़ी सी। मैं कम से कम 2 घंटे मैंने मैंने ऐसे फॉर्मूले लिखे हैं, कुछ शब्द ऐड किए हैं। तो अच्छा, अतीव, तो सेम वही, अति धन इव, बस सिंपल। इव में ई छोटी क्यों आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 5-6 शब्दों में बड़ी आएगी। अति में उपसर्ग है इसलिए छोटी आएगी। अभीष्ट, तो सेम वही बात है, अभी और इष्ट, मतलब आपको अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहां छोटी और कहां बड़ी है। कपिंद्र, तो कपि बंदर होता है, ये लीजिए कपि, और इंद्र ये लीजिए साहब। कविंद्र, कवि पुरुष होता है, ठीक है, और इंद्र ये लीजिए साहब। छितिंद्र, अब बताओ, देखिए छितिंद्र, बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। शायद कमेंट किसी ने किया कि नहीं किया, अगर कर दिया तो अच्छी बात, वरना आपने एक चीज पकड़ी नहीं। देखो ये शब्द ये शुद्ध लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के छोड़ा था, ये शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। ये भी एक दीर्घ संधि का, अगर आपको नियम, संधि क्यों जरूरी है उसका जवाब देने के लिए, कि आपको पता लग जाता है कि यार ये शब्द ही गलत है, क्योंकि दीर्घ संधि का तो नियम होता है बीच में बड़े, यानी शब्द क्या होगा, क्या होगा, छितिंद्र होगा, ये शब्द शुद्ध ये होगा। भाई अगर इसमें छोटी कर दी तो टुकड़े किसके करोगे, हाँ सर ये बात तो सही है, तब क्या होगा, क्षिति और इंद्र, समझ रहे हो बात आप, क्षिति धन इंद्र। बड़ी होगी तभी तो टुकड़े करोगे ना, छोटी होगी टुकड़े कैसे करोगे। तो ये देखिए शब्द पकड़ में आ गया। गिरिंद्र है तो बिल्कुल सेम, गिरी यानी पर्वत, पर्वत पुल्लिंग, और इंद्र ये लीजिए साहब। प्रतीति, तो प्रति उपसर्ग होता है, छोटी आएगी सर, और इति, इति में भी सर छोटी आएगी क्योंकि 5-6 शब्दों में बड़ी आती है। मुनिंद्र, सर मुनि पुल्लिंग होता है तो इसलिए छोटी आएगी, और ये सर इंद्र हो गया, ठीक है। रविंद्र, अब ये शब्द फिर गलत लिखा हुआ, ये देखो गलत लिखते ही पकड़ में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हम दीर्घ संधि कर रहे हैं। क्या होगा, रविंद्र, तो क्या हो जाएगा, रवि धन इंद्र, क्या हो जाएगा, सॉरी रवि धन इंद्र हो गया। ये लीजिए, आपको बताने की एक बार नियम बता दिए, सारी चीज क्लियर। फिर आइए ऊ वाले नियमों में चलते हैं, तो वहां पर भी इस टाइप के कुछ नियम मिलेंगे कि अगर सेम नियम है, अगर प्लस से पहले उपसर्ग है, पुल्लिंग है, तब तो ऊ रहेगा अपने छोटे ह्रस्व रूप में, और अगर प्लस से पहले शब्द है स्त्रीलिंग
तो ऊ रहेगा दीर्घ। और प्लस के बाद ये शब्द हमेशा हमेशा क्या रहेंगे, दीर्घ रहेंगे। इसमें एक शब्द और ऐड कर लेना, इसमें नहीं लिखा ऊढ़ा, ये आपको ज्यादा गुण संधि मिलता है नवोढ़ा। 1 2 3 4 5 और 6 ये सारे शब्द जो है दीर्घ रूप में। अब आप देखो तो सबसे पहले नियम वही काम करेगा, जहां से शब्द टूटेगा वहां ऊ आपको बड़ा दिखाई देगा। अब तोड़ते हैं, विधु, विधु चंद्रमा को कहते हैं, तो क्या होगा विधु और उदय, विधुदय। बात समझ रहे हो? अब वधु मत कर देना, वधु होगी तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, दीर्घ होगा। अंबुर्मी, अंबुजल कहते हैं, तो क्या होगा अंबु धन उर्मी, उर्मी में ऊ बड़ा होगा, ये रहा। वधुल्लास, वधु स्त्रीलिंग शब्द आ गया तो वधु बड़ा होगा, और उल्लास, अब उल्लास में ऊ छोटा हुआ क्योंकि बड़ा तो सिर्फ इन 5 में ही होगा। चमुर्जा, चमु बोलते हैं सेना को, इसलिए बड़ा होगा, सेना स्त्रीलिंग है, और ऊर्जा चमुर्जा, ठीक है। फिर और देखिए सिंधुर्मी, तो क्या हो जाएगा सिंधु, सिंधु यानी समुद्र, और उर्मी सिंधुर्मी। अब ये किताबों में कहीं आपको बड़ा ऊ मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु नदी की बात हो रही है, बाकी सिंधु समुद्र से लेते हैं, तब इसमें जो है सिंधुर्मी। अनुदित, तो अनु उपसर्ग है इसलिए ऊ छोटा आएगा, और उदित, अनुदित में एक तो अनुदित आपको पता है शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, अनुदित में नू बड़ा होता है, ध्यान रखना। और एक बात विशेष बता देता हूं कि अक्सर आपको जब अन उपसर्ग के शब्द पूछे जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन जरूर आता है जहां आपको यह शब्द दिया हुआ होता है, और आप जल्दबाजी में क्या कर देते हो, इसका अन धन उदित कर देते हो, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, अगर अन धन उदित होता तब तो शब्द में क्या होता, ऊ छोटा होता ना, तब इस प्रकार से होता, लेकिन यहां ऊ बड़ा है, इसका मतलब इसका टुकड़ा क्या होगा, अनुधन उदित होगा। बात ध्यान रखना, मैंने कहा ना कि आपको ऐसे शब्दों पर गौर करना है कि सर जो एक क्लास ले रहे हैं उसमें अगर हमें 5 शब्द अच्छे मिल गए जो गलत हो सकते हैं एग्जाम में भूलवश, तो बस वो आपकी क्लास सार्थक है, न कि आपको कठिन शब्द लाके बताऊं देखो यार कितना गजब शब्द, ये तो किताबों में भी नहीं मिलते हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये आप समझिए। मधुत्सव, तो मधु, अब यहां पे बात है मधु वसंत, ये मधु कोई स्त्रीलिंग शब्द थोड़ी है, मधु यानी वसंत, तो मधु धन उत्सव, ठीक है। भूपरी, तो भू धन ऊपरी, तो ऊपरी में भी आप क्या कर दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहता है ऊपर शब्द रहता है इसलिए, लेकिन ऊपरी शब्द में क्या होगा, ऊ छोटा ही होगा, बड़ा थोड़ी होगा, क्योंकि बड़ा तो सिर्फ इनमें 5 में ही होता है, ऊष्मा ऊर्जा उर्मी ऊर्ध्व ऊर्जित, समझ रहे हो बात आप। और उसके बाद है वदुक्ति, तो वधु, ठीक है, और उक्ति, ठीक है। मधु कहा, मधुत्सव में ऊ बड़ा होगा, हाँ बिल्कुल, मधुत्सव में, क्योंकि एक शब्द होता है, शब्द होता है, क्या होता है, नहीं नहीं ऊ छोटा ही होगा, लिखने से क्या होता है, ठीक ठीक है ना, इसमें छोटा ही होगा। एक शब्द होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मधु, मधुलिका, मधुलिका शब्द होता है ना, उसमें कुछ किताबों में जो दिया हुआ होता है उलिका, ये टुकड़ा होगा उसका, क्या होगा, मधुलिका, है ना। ये देखिए एक शब्द आपको बहुत बढ़िया बताता हूं, आपको शायद बहुत कम किताबों में मिलेगा, ऊष्मा ऊर्जा उर्मी ऊर्ध्व ऊर्जित ऊढ़ा और उलिका, एक उलिका शब्द और होता है, जो ये शब्द है ना मधुधन उलिका, तब ये टुकड़ा जो शब्द बनेगा मधुलिका। हमारे एक ऑफलाइन स्टूडेंट भी है, तो अब की बार जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, बताओ अपने नाम का टुकड़ा बताओ समझ गए बात आप। तो ये टुकड़ा होता है मधुधन उलिका, और उलिका में ऊ हमेशा बड़ा आता है, ये याद रखना, बहुत कम स्टूडेंट को पता है, ये बहुत कम स्टूडेंट को पता है उलिका में ऊ बड़ा आएगा। और अपने देखो, हालांकि किताब जो है ना, उस किताब में मुझे याद है कि जहां मैंने पढ़ा था वहां ऊ बड़ा है, लेकिन मैं कहता हूं ऊ जो है वो पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे मधु आपके किससे लोगे, मतलब मधु से क्या लोगे, अर्थ क्या लोगे, अगर आप पुल्लिंग लोगे तब, सॉरी आप स्त्रीलिंग शब्द लोगे तो क्या लोगे,
एक सेकंड, स्त्रीलिंग शब्द लोगे तो क्या लोगे, मेन चीज क्या होती है, अर्थ से ही होती है। देखो अब तर्क बताना जरूरी है, क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि जैसे मधुलिका होती क्या है, मधुलिका का अर्थ क्या होता है, तो मधुलिका का अर्थ होता है मधुमक्खी। मधुलिका वो किसे बोलते हैं, मधुमक्खी को। तो मधु का मतलब क्या हो जाएगा, तो सर आपका हो सर मधु का मतलब हो जाएगा सर शहद होता है, शहद। और मधुमक्खी में मधु धन मक्खी, यानी हम इसका जब समास विग्रह करते हैं तो आप जानते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है कि मधु यानी शहद का संचय करने वाली मक्खी। और उलिका का मतलब क्या हो जाएगा, मक्खी, है ना, उलिका का मतलब यानी शहद का संचय करने वाली मक्खी। तो मधु यानी शहद, तो शहद पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है, बोला सर पुल्लिंग होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको किसी शब्द का अर्थ पता होगा, कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता होगा, तो आप गलत नहीं करोगे। उस किताब में भले ही मेरे पास ऑथेंटिक किताब है, उसमें ऊ बड़ा लिख रखा है, लेकिन मैंने उसी वक्त उसमें करेक्शन कर दिया कि ये गलत लिख रखा है। हम ऑथेंटिक किताब हो, इसका ऑथेंटिक किताब लिखने वाला भी कोई ना कोई इंसान होता है, उससे भी गलती हो सकती है, टाइप करने वाला भी इंसान होता है, उससे भी गलती हो सकती है। तो इसलिए आप जब पढ़ते हो तो आपका खुद का विवेक भी यूज करो। तो तुरंत हमने उसमें करेक्शन कर दिया कि भाई यहाँ पे मधु जो है शॉर्ट होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं मधुधन उलिका। तो मधु का अर्थ हो गया शहद, समझ गए, और उलिका यानी मक्खी, ठीक है। वधु स्त्रीलिंग है तो वधुधन उक्ति। तो आपको देखो आज की क्लास का सबसे अच्छी, मैंने आज तक कभी ऐड नहीं किया, पहली बार ऐड करवा रहा हूं कि उलिका शब्द भी आपको इन 6 शब्दों के साथ ऐड करना है, ये एक नया शब्द मिला है। अब मान लो मैं कहता हूं कि ये 6 ही शब्द होते हैं, ऊ आते हैं, इसके अलावा कोई आता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आज तक मुझे इस शब्द के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज मुझे नया याद आया है कि हाँ यार, इसमें तो उलिका में तो ऊ बड़ा होता है। ये आज के हर क्लास, भले ही आपको ऐसा लगे आपने संधि 5 बार पढ़ी है, मैंने साहब 50 बार पढ़ाई होगी, 50 क्लासों में पढ़ाई होगी, लेकिन आज इस 51वीं क्लास में मुझे एक नया शब्द मिला। इसीलिए कहते हैं कि मारवाड़ी में कहावत है कि धोरा कीरी उधारी रखे, अर्थात आप जब रेत के टीलों पे चढ़ते हो तो जितनी तकलीफ होती है उतना ही आसानी से आप उतर सकते हो, है ना। ठीक ऐसे ही बात, विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। आप लगातार लगातार जब कुछ पढ़ाते हो, कुछ नया देने का प्रयास करते हो, और जब आपके ध्येय, आपका उद्देश्य बड़ा अच्छा होता है कि मैं बच्चों का हित करूं, तो आपका भी भला होता है कि आपको नया खजाना मिलता रहता है। ये इस क्लास का बेनिफिट है जो आज मुझे मिला है। आपको कितना मिला वो तो आप जानते हैं। तो ये हो गए आपके। अब बात आती है री और री वाला। तो देखिए हमारी हिंदी में री और री का कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन 2 शब्द आते हैं, 2 नहीं बल्कि 4 आते हैं। मुझे 2 शब्द और याद है, मातृधन ऋकार और पितृधन ऋकार, ये 4 शब्द आते हैं। तो अब इसमें एक ये अपवाद है। अपवाद कैसे है कि जब ये शब्द जुड़ेगा तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि मातृ इस तरह हिसाब से तो ये ऐसा होना चाहिए मातृ, लेकिन नहीं, ये हमारी शुद्ध हिंदी में इसको यूं ही लिखते हैं मातृण, मतलब इस री का हो जाता है लोप सबका। और ये कैसे लिखा जाएगा, पितृण। हिसाब से तो इसमें इस तरह से 2 र लगने चाहिए, क्योंकि री बड़ी हो जाती है ना, हमने पढ़ा था इस तरह री बड़ी हो जाती है, लेकिन ये शुद्ध यही है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पितृण में पितृण ये सही शुद्ध है, मातृकार में मातृकार यही शुद्ध है, और पितृकार इसमें यही शुद्ध है। समझ गए बात आप? तो इन 4 शब्दों को आपको रटना ही पड़ेगा कि इनमें री का लोप होके और मातृण, पितृण, मातृकार और पितृकार, बस ये 4 शब्द आपको रटने हैं। और इसी के साथ हो जाती है हमारी शानदार क्लास कंप्लीट। आज की क्लास में मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लगा, मेहनत की उसका फल मिल गया। आप भी मेहनत करें, फल निश्चित मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मगर मिलेगा, जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल जो है उस पर पीपीटी पीडीएफ वगैरह सब हम उस पर अपलोड कर रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल तो कम से कम, मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूं सर ये चीज नहीं मिली, तो मैं कहता हूं टेलीग्राम देखा, बोला सर नहीं देखा। टेलीग्राम कम से कम ज्वाइन करके रखो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी अनार्गल मैसेज नहीं डालता, आप जानते हैं मैं काम की चीज शेयर करता हूं। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। कई बार जो टीचर बोलता है उसका कहना भी मान लिया करो, इसको जरूर ज्वाइन करके रखो आप, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है वो आपने डाउनलोड कर रखा होगा। मैं 1-2 दिन के अंदर टेस्ट सीरीज से संबंधित सारी जानकारी दूंगा, कितनी टाइप की टेस्ट सीरीज है, कैसे परचेज करनी है, क्या करनी है, क्या क्या कंटेंट मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। तो इसलिए आप जो है वो जरूर वीडियो देखना। कुछ लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो 2 दिन और रुक जाना, 2 दिन बाद लेना, 2 दिन मत लेना।
और ये जो टारगेट है अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अब बस होने ही वाला है। इसमें पूरा पूरा सहयोग करें। आप सहयोग करोगे तो हम निश्चित रूप से इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। आज मैंने अपनी प्रेजेंट लगा दी है, आप लोग भी अपनी प्रेजेंट लगाएं, जरूर जरूर लगाएं। कल मैं फिर आऊंगा शानदार क्लास के साथ, मेहनत के साथ। कुछ नया आप भी सीखेंगे, कुछ नया मैं भी सीखूंगा, कुछ आप सिखाओगे, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। लाइक, शेयर एंड कमेंट।